हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आखिरकार 2026 का सबसे पहला आईपीओ आने जा रहा है। जैसा कि कल हमने बात की थी कि भाई 2026 के अंदर सबसे पहला आईपीओ कौन सा हो सकता है, और हमने 5 गैस किए थे। सबसे पहला जो गैस किया था कि हमने कहा था कि ये प्रबल संभावना इस आईपीओ की लग रही है, और वही आईपीओ की मतलब कल की तारीख में आरएचपी फाइल हो गई थी। देखिए, आरएचपी वगैरह जब फाइल होती है एकदम से पब्लिक में जानकारी नहीं आती है। आज ये जानकारी हमें पब्लिक में मिली है और पता चला कि बीसीसीएल मतलब जो कंपनी है, भारत कोकिंग कोल कंपनी, उसने 2 जनवरी को अपनी आरएचपी फाइल कर दी थी। तो देखिए, आरएचपी जब भी फाइल होती है तब इसका मतलब ये है कि अभी ये आईपीओ आने वाला है, ठीक है ना। और अब इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा है, तो शेयर होल्डर कोटा के लिए कौन कौन एलिजिबल है तो वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा इसकी रिकॉर्ड डेट वगैरह वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो ये बीसीसीएल का आईपीओ 2026 का सबसे पहला आईपीओ होने वाला है। और दोस्तों, कल आपने गैस भी किया होगा, काफी लोगों ने कमेंट भी किया होगा, मन के अंदर भी गैस किया होगा। तो आप में से कौन कौन से लोग सही हैं भाई, पहला आईपीओ कौन सा हो सकता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मेरी बात करें, मैं तो सही निकला। मैंने कल सबसे बड़ा पहला नंबर का गैस इसी का ही लगाया था। अब देखते हैं बाकी सारे जो आईपीओ के हमने गैस लगाए थे, क्या वो आईपीओ की अनाउंसमेंट होती है या नहीं होती है, वो भी बाद में पता चलता रहेगा। और उसके अलावा देखिए, बीच में हो सकता है कोई और भी छोटे मोटे आईपीओ भी हमें बीच में देखने को मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे आपको। तो सबसे पहली चीज की भाई, जो शेयर होल्डर कोटा है इसके अंदर, उसके लिए एलिजिबल कौन कौन है, मतलब शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो देखिए, 2 जनवरी को इसकी आरएचपी फाइल हुई है, तो मतलब 2 जनवरी को आपके डीमेट अकाउंट के अंदर ये शेयर होना चाहिए। मतलब किसका शेयर, इसकी पेरेंटल कंपनी कोल इंडिया का शेयर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर होना चाहिए 2 जनवरी को। तो 2 जनवरी को अगर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर होगा, मतलब हम कब शेयर बाय करते हैं, तो एक दिन पहले हमें शेयर बाय करना पड़ता। मतलब 1 जनवरी तक लास्ट अगर आपने उस शेयर को बाय किया है, 1 जनवरी 31 दिसंबर जो भी आपने एक लास्ट बाय किया है, तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो। अगर मान लो आपने 2 जनवरी को कोल इंडिया का शेयर बाय किया है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये चीज दिमाग में रखते हुए चलिएगा। जिन्होंने 1 जनवरी तक लास्ट या उससे पहले लेके रखा वो तो अलग चीज है। लास्ट 1 जनवरी तक जिन लोगों ने बाय किया है कोल इंडिया का शेयर, वही शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है। ये चीज क्लियर हो गई। अब देख लीजिए आपने कौन सी तारीख को बाय किया है। लोग वापस पूछेंगे कि भाई 2 तारीख को हमने बाय किया तो एलिजिबल हैं, तो नहीं हो आप एलिजिबल, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप रिटेल कैटेगरी के अंदर स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई के अंदर लगा सकते हो। शेयर होल्डर कोटा के अंदर फायदा ये होता है कि हमारे पास 2 चांसेस होते हैं। एक तो शेयर होल्डर कैटेगरी, ठीक है, उसके अंदर जनरली यही होता है 2 लाख से नीचे की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, ज्यादा 13-14 लॉट मैक्सिमम होते हैं। और दूसरा एक फायदा होता है कि रिटेल या स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई के अंदर किसी में भी वो वापस लगा सकते हैं दूसरी एप्लीकेशन। तो ये 2 चांस उनके पास होते हैं। और नहीं भी ये शेयर होल्डर कोटे की, मतलब आपने नहीं लिया है शेयर, तो क्या चिंता है, रिटेल कैटेगरी में लगा दीजिए, एचएनआई कैटेगरी में लगा दीजिए। आपके पास एक चांस तो है, आपका लक होगा तो उसमें भी लग जाएगा। तो ऐसी कोई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं हो। और शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभार कितना मिलता है उनको, रिजर्व पोर्शन मिलता है 5%, मैक्सिमम 10%, इससे ज़्यादा तो मिलता नहीं है। रिटेल कैटेगरी के अंदर तो 35% है। तो ये चीज़ है, मिल गया, आप एलिजिबल हो गए तो बढ़िया बात है, वेल एंड गुड। नहीं हुए तो भी कोई निराश होने की बात है नहीं। तो आप में से किन किन लोगों के पास 1 जनवरी तक लास्ट शेयर था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब ये तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई। तो 2 जनवरी को इसकी आरएचपी फाइल हुई है, मतलब एज पर सोर्सेज, एज पर न्यूज। और टेंटेटिव मतलब एक अंदाजन जो डेट्स हैं वो भी आ गई है। मई 9 से लेकर 13 जनवरी के बीच में इसकी डेट्स आ गई कि भाई 9 जनवरी को ये आईपीओ ओपन होगा और 13 जनवरी को ये आईपीओ क्लोज हो सकता है। और 8 जनवरी के अंदर एंकर पोर्शन का, मतलब जो भी एंकर पोर्शन वगैरह इसका आ जाएगा। और इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट आई है 16 जनवरी को। 16 जनवरी तक ये लिस्ट हो जाएगा। 14 तारीख को मकर संक्रांति वगैरह होती है और ये 16 तारीख को हमें लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा। अब आईपीओ की बात करें तो ये पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला है, जिसके अंदर कोल इंडिया अपनी हिस्सेदारी सेल करेगा, क्योंकि इसकी पेरेंटल कंपनी कोल इंडिया ही है। इसके अंदर 46.57 करोड़ 46.57 करोड़ शेयर जो हैं ओएफएस के अंदर ये सेल करने वाले हैं। और इश्यू साइज अभी एग्जैक्ट नहीं आया है, बट मार्केट के अंदर ऐसी न्यूज है कि करीब करीब 1300 करोड़ रुपए के आसपास का इश्यू साइज हो सकता है। और इतना इश्यू साइज है, ठीक है। अब एक सवाल आपके मन में ये आता है कि इसका प्राइस बैंड वगैरह कितना हो सकता है, ठीक है। तो गैस कर सकते हैं अभी, जो इसका इश्यू साइज अगर मान लो 1300 करोड़ रुपए हुआ, ठीक है, इश्यू साइज 1300 करोड़ रुपए अगर हुआ, तो इसका प्राइस बैंड करीब करीब 28 से 30 रुपए के बीच में हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। प्राइस बैंड की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब जो एक प्राइस पूरा होता है फाइनल प्राइस,
वो 28 से 30 रुपए के बीच में होने की संभावना है, अगर 1300 करोड़ रुपए का इशू साइज हुआ तो। ऊपर नीचे ज़्यादा हुआ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है इसका प्राइस बैंड। ये चीज़ क्लियर है। और इसका जो प्राइस बैंड आने की संभावना है वो है 5 जनवरी को, मतलब 5 जनवरी को इसका प्राइस बैंड, मार्केट लॉट वगैरह सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगी, ठीक है ना। रिटेल पोर्शन इसके अंदर 35% का रखा गया है। और दोस्तों ये कंपनी क्या काम करती है, तो देखिए भारत कोकिंग कोल, वैसे मैं रिव्यू वाले वीडियो के अंदर ज़्यादा डिटेल्स में सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये कोकिंग कोल मैन्युफैक्चर करती है, ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम में आते हैं। और कोकिंग कोल के अंदर क्या, अगर बात करें तो ये इंडिया के अंदर लीडिंग कंपनी है, मतलब पहले नंबर की कंपनी आती है कोकिंग कोल के अंदर। इसका मार्केट शेयर 58% से ऊपर का है, मतलब 58% से ऊपर का मार्केट शेयर है। मान लो 100% कोयला सेल होता है तो उसका 58% ये कंपनी अकेले सेल करती है। और कोयले के ऊपर जो इसकी पेरेंटल कंपनी कोल इंडिया, उसी का ही सबसे ज़्यादा आधिपत्य, मतलब कहीं मार्केट शेयर उसी का ही ज़्यादा है। तो मतलब देखा जाए तो सेक्टर वाइज लीडिंग पोजीशन के अंदर है, ज़्यादा इसका कोई बड़ा कंपटीटर नहीं है, तो ये इसके लिए बड़ा बेनिफिट है। उसके अलावा इशू साइज वगैरह भी अच्छा लेके आ रहे हैं, प्राइस बैंड भी मुझे लगता है अट्रैक्टिव ही होगा, शेयर होल्डर कोटा भी है इसके अंदर, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव आईपीओ नज़र आ रहा है। और ज़्यादा जो डिटेल्स हैं मैं रिव्यू वाले वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा कि कंपनी कैसी है, कैसी नहीं है, महंगी वैल्यूएशन है, सस्ती है। वो जब प्राइस बैंड मार्केट लॉट आ जाएगा तब सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएगी। अब आपका एक सवाल होगा कि इसकी अंदाजन जीएमपी क्या हो सकती है। जो अपने प्राइस बैंड एक अंदाजन निकाला कि भाई 28 से 30 रुपए के बीच में हो सकता है, अगर 1300 करोड़ रुपए का इशू साइज रहा तो जीएमपी जो चल रही है अभी भाई 12 से लेकर 14 रुपए के बीच में, मतलब 40-50% के बीच में इसकी जीएमपी बता रही है, मतलब काफ़ी बढ़िया इसकी जीएमपी बता रही है। और मतलब अभी से इसकी डिमांड बनी हुई है। और 2026 का ये पहला आईपीओ होगा। अब देखते हैं ये कैसा आईपीओ निकलता है, मतलब अब प्राइस बैंड मार्केट लॉट पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी, ठीक है ना। अभी आईपीओ सक्सेसफुल जाता है, नहीं जाता है, वो सारी चीज़ें क्या है कि अब प्राइस बैंड मार्केट लॉट आने पर पता चल जाएगी। उसमें रिव्यू वाले वीडियो के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बाकी उसी के साथ मैंने आपको बताया था कि भाई 90 से ऊपर ऐसी कंपनियां जिनको मंजूरी मिल चुकी है, उनके आईपीओ कंपनी पर डिपेंड करेंगे कि कंपनी कब लेके आती है। सेबी ने अप्रूवल दे दिया, अब कंपनी जाने कि भाई वो आईपीओ कब लेके आना है, नहीं लेके आना, तो वो भी कंपनी के ऊपर है। भाई हमने एक अंदाजा लगाया था, एक क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी, वो पॉसिबल है, हो सकता है आ जाए। फ्रैक्टल एनालिटिक्स वो भी हो सकता है आ जाए। हीरो फिनकॉर्प वो भी हो सकता है आ जाए। और कॉर्डेलिया क्रूज, इनकी संभावना थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। बाकी बीच में छोटे मोटे और भी आईपीओज आ सकते हैं अगर इसका माहौल अच्छा रहा। जैसे एक कमेंट भी आया था कि अच्छा माहौल देता है तो बीच में छोटी मोटी कंपनियां भी उसका फ़ायदा उठा सकती हैं, तो ये पॉसिबल है। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है कि भाई माहौल अच्छा देखती है, कभी लगता है कि भाई आईपीओ का सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो बीच में अपनी डेट्स वगैरह लेके आ जाते हैं, आरएचपी फाइल कर देते हैं फटाफट, मतलब वो मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। जैसे अभी गुजरात किडनी में ये हुआ कि भाई आसपास कोई आईपीओ नहीं था, भाई कंपनी नो डाउट ख़राब भी नहीं थी और थोड़ी, मैं कह रहा हूँ प्री मेच्योर, मतलब थोड़ा सा जल्दबाजी थी, तो लिस्टिंग अच्छी हो गई, ठीक है ना। मतलब लिस्टिंग वाले दिन उसने निराश नहीं किया, बाद में भले ही नीचे आ गया तो थोड़ा बेनिफिट हो गया उसको। वैसे के वैसे क्या होता है कि जब आईपीओ सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है, भाई अच्छा लिस्टिंग मिल रहा है, अच्छी अच्छी कंपनियां आ रही है, जीएमपी जब अच्छी चल रही होती है, तो एक आधी कोई छोटी मोटी कंपनी आ जाए तो उसको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, हल्का सा धक्का लग जाता है, ये होता है। और जब आईपीओ सेंटीमेंट ही नेगेटिव होता है, कंपनियां नेगेटिव लिस्ट हो रही है, जीएमपी वगैरह होती नहीं है, किसी कंपनी की डिमांड होती नहीं है, और साथ में कोई भले छोटी कंपनी हो और अच्छी कंपनी हो, तो उस पर भी थोड़ा इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जो जीएमपी वगैरह उसकी भी डाउन हो जाती है, तो ये होता है जनरली। तो इसी बीच में कोई एक दो और आईपीओज भी आ गए, मान लो भारत कोकिंग कॉल से पहले भी कोई आईपीओ आ गया तो पॉसिबल है, ये हो सकता है और ये होता भी है, अक्सर होता है कि ऐसा कोई आईपीओ बीच में भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कोई शॉक करने वाली बात नहीं है। बट अभी की जो पहली अनाउंसमेंट है 2026 की, वो है भारत कोकिंग कॉल लिमिटेड की आईपीओ की, ठीक है। अब सारी जानकारी क्लियर हो गई है, मैंने आपको बता दिया शेयर होल्डर कोटा है 2 जनवरी तक आपके डीमेट अकाउंट के अंदर होना चाहिए, लास्ट 1 जनवरी को ये शेयर लिया हुआ होना चाहिए, तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हैं। सारी चीज़ें क्लियर हुई है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारी जानकारी क्लियर हुई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और भी आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। जुड़े रहिए हमसे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।